Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss human growth and development. So let's have a look on it. Growth, वृद्धि. वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं. साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है. शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है. वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है. वृद्धि यानी क्या होती है वृद्धि? कि जो बच्चे के आकार या संख्या में या हम कह सकते हैं कि उसके भार में जो वृद्धि होती है जिसे हम माप सकते हैं वो क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है. जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं जैसे उनका शरीर बढ़ रहा है, उनका भार बढ़ रहा है, तो वो क्या है? वृद्धि है. और उनके शरीर के अंग जैसे जैसे बढ़ते हैं और वैसे वैसे उनकी शारीरिक वृद्धि हो जाती है. वृद्धि सिर्फ किस में होती है? फिजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल एरिया में. बाकी इमोशनल जो होते हैं बाकी सब में ग्रोथ नहीं होती है. ग्रोथ सिर्फ फिजिकल में होती है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट. वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए किया जाता है. जो डेवलपमेंट शब्द है वो ऑल राउंड जितने भी चेंजेस होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में उनके लिए यूज़ किया जाता है जिससे कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो. यानी कि कार्यकुशलता यानी हमारे काम करने की जो एबिलिटी है, जो हमारी स्किल्स हैं उनमें और हमारे बिहेवियर में प्रोग्रेस हो. इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृद्धि की अपेक्षा विकास की संकल्पना व्यापक होती है. यानी जो वृद्धि है वो एक छोटा सा कंसेप्ट है और लेकिन जो विकास है वो एक बड़ा कंसेप्ट है, व्यापक स्तर पर है. यानी विकास के अर्थ में ही वृद्धि शामिल है. वृद्धि जो है विकास की ही अवधारणा में शामिल हो जाता है. विकास से हम यूँ कह सकते हैं एक बड़ा सर्कल लीजिए और उसके अंदर एक छोटा सा बिंदु लगा दीजिए या एक छोटा सर्कल लगा दीजिए, वो वृद्धि है. और जो बड़ा सर्कल है वो विकास है. वृद्धि अगर मात्रात्मक परिवर्तनों की ओर इशारा करती है तो विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर इशारा करती है. यानी एक ह्यूमन बॉडी में जितने भी मात्रात्मक परिवर्तन है जो संख्या में या आकार में मापे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वृद्धि. लेकिन इसके अलावा जो मापे नहीं जा सकते हैं, जो गुणों में जो गुण होते हैं एक ह्यूमन पर्सन में, उन सबको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है? परिमाणात्मक व गुणात्मक, या हम इसे कह सकते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक. यानी वृद्धि जो मात्रात्मक परिवर्तनों से है उसका अर्थ, और विकास जिसका अर्थ किससे? गुणात्मक. यानी ह्यूमन बॉडी में जब कोई मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं तो वो वृद्धि कहलाती है, और लेकिन जब कोई गुणात्मक परिवर्तनों की हम बात करें तो वो क्या कहलाता है? विकास. व्यापक व संकुचित शब्द. वृद्धि को विकास से संकुचित माना जाता है क्योंकि वृद्धि की अवधारणा विकास की ही अवधारणा का एक भाग है. यानी वृद्धि जो है एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और विकास एक बड़ा कंसेप्ट है. वृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है. अर्थ के आधार पर वृद्धि का अर्थ है संख्या या आकार में बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ क्या होता है? गुणों में परिवर्तन आना, गुणों में बढ़ोतरी होना. जबकि विकास का अर्थ किसी क्षमता व ज़रूरतों को पूरा करने की ललक को बढ़ाने के साथ ही उनकी आवश्यकताओं को विधिक बनाना. यानी किसी ह्यूमन बॉडी की ज़रूरतें जो है, उनकी आवश्यकताएं जो है, उनकी क्षमताएं हैं, उनको पूरा करने की एक ललक को बढ़ाने के साथ साथ उनकी ज़रूरतों को विधिक बनाना. और उन्हें क्या है, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ उनसे संबंधित हो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ों से संबंधित होना जो सबके लिए हो. वृद्धि व विकास की निरंतरता. वृद्धि लगातार नहीं चलती है, यह शैशवावस्था में तीव्र गति से वो उसके बाद धीमी हो जाती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. वृद्धि ग्रोथ जो है एक छोटे से टाइम पीरियड तक चलती है, उसके बाद जो है धीमी पड़ जाती है या रुक भी जाती है. लेकिन विकास क्या है? लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है. नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास को कुछ स्टेजेस में बांटा गया है जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था. बच्चे की वृद्धि एवं विकास की कहानी माँ के गर्भ में आने के साथ ही शुरू हो जाती है. वह माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है. जो एक छोटा बच्चा है, कोई ह्यूमन बॉडी हम कह सकते हैं, जो वो एक छोटा जब वो
माँ के गर्भ में होता है तो वो एक छोटे से पौधे की तरह, जैसे पौधा अंकुरित होता है वैसे ही बच्चा अपनी माँ के गर्भ में अंकुर होकर अपना जीवन प्रारंभ करता है और धीरे धीरे वृद्धि एवं विकास को प्राप्त होता रहता है। और इसी वृद्धि एवं विकास की मंजिल में क्या है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसी तरह क्या है उसके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन। इन सब के आधार पर ही क्या है उसे इन स्तरों में बांटा गया है कि कौन से स्तर में बच्चे में कितने परिवर्तन आएंगे और कैसे परिवर्तन होंगे। फर्स्ट इज गर्भावस्था। गर्भधारण से लेकर जन्म तक के काल को गर्भावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान भी बच्चे की वृद्धि एवं विकास माँ के गर्भ में निरंतर नियमानुसार चलता रहता है। यानी वृद्धि एवं विकास कहाँ से शुरू हुआ, गर्भधारण से लेकर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी वृद्धि एवं विकास का प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो चुका होता है। और ये क्या है कंटिन्यूस चलता रहता है, नियमानुसार कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चलता रहता है। यह प्रक्रिया 9 महीने व 10 दिन की होती है। 9 महीने व 10 दिन ये एक औसतन टाइम दिया गया है कि एवरेज जो होता है एक माँ को बच्चे को जन्म देने के लिए जो टाइम लिया जाता है माँ द्वारा वो इतना ही होता है औसतन। पर इसके पश्चात बच्चा जन्म लेकर शैशवावस्था में प्रवेश कर जाता है। 9 महीने व 10 दिन की इस अवस्था के बाद जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो शैशवावस्था में प्रवेश कर जाता है। अब हम शैशवावस्था पढ़ेंगे। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था। और इस 6 वर्ष तक की आयु में जो लगभग 2.5 साल की अवस्था होती है, जो शुरुआती 2.5 साल होते हैं बच्चे के जन्म से लेकर 2.5 साल तक के, उस अवस्था को दोहराने व अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में अनुकरण विधि बच्चों के अधिगम की सर्वोत्तम विधि है। अधिगम यानी सीखना। जब कोई बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो उसको सीखने के लिए जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या मानी जाती है, अनुकरण। और इसकी अधिकता कब पाई जाती है, शैशवावस्था के शुरुआती 2.5 वर्षों में। यह अवस्था भाषा को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। भाषा को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कैसे है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, दोहरा कर सीखता है। और जो बच्चा होता है वो अपनी मदर टंग को, जिस लैंग्वेज के प्रभाव में वो रहता है, उसको आसानी से सीख लेता है क्योंकि बच्चे के अंदर अनुकरण और दोहराने की विधि पाई जाती है और वो इसी विधि द्वारा क्या है अपनी मदर टंग को ईजिली सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा देखकर सीखने का प्रयास करता है। बच्चा जो कार्य होते हुए देखता है उसी कार्य को सीखने की कोशिश करता है, वो उसे अपने माइंड में क्या है वो उसे करता रहता है, कंटिन्यूस दोहराता रहता है। अर्थात इस अवस्था में समाजीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह कहा जाता है कि शैशवावस्था की अवस्था शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यही वह अवस्था होती है जिसमें अध्यापक, माता पिता व समाज के व्यक्तियों का प्रभाव बच्चे पर अत्यधिक पड़ता है। शैशवावस्था जब जन्म से लेकर जो 6 वर्ष की तक की होती है, जब तक बच्चा स्कूल जाना भी शुरू नहीं करता है, तो वो बच्चा सबसे ज़्यादा किसके प्रभाव में रहता है, अपने माता पिता, परिवार या समाज, आसपास के जो पड़ोस के लोग होते हैं उनके जो प्रभाव में वो बच्चा रह रहा होता है और उन्हीं बच्चों का प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ता है। शुरुआती 2.5 साल में बच्चा स्कूल नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चा क्या है एक छोटे प्ले स्कूल में या आंगनबाड़ी में कह सकते हैं हम जाना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर बच्चे पर अध्यापक का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। यह अवस्था का वह चरण है जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था को 2 चरणों में बांट सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था व उत्तर बाल्यावस्था। जहाँ शैशवावस्था में बालक तीव्र गति से सीखता है, वहीं बाल्यावस्था में यह गति धीमी पड़ जाती है। शैशवावस्था में बालक के सीखने की जो गति थी वो तीव्र थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या वो गति धीमी पड़ गई है। इसका कारण क्या बताया मनोवैज्ञानिकों ने कि बच्चों को जो सीखने का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है बाल्यावस्था में, इसलिए बच्चे की गति जो है धीमी पड़ जाती है। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस अवस्था में अध्यापकों को बालकों को सिखाने के लिए विशेष शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस स्टेज में आकर, जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड स्टेज में आकर टीचर्स को क्या है बच्चों को सिखाने के लिए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना चाहिए, एक स्पेशल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके सीखने की जो
शक्ति होती है वो धीमी पड़ जाती है, उनकी गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। वह अवस्था जो 12 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक चलती है किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है और उनकी लंबाई व भार में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु लड़कियों में भार व मांसपेशियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। जो अवस्था 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था के बाद जो होती है किशोरावस्था कहलाती है, 12 या 13 वर्ष से शुरू हो जाती है और 18 वर्ष तक चलती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि परिपक्वता ग्रहण करने तक की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है मेच्योरिटी की ओर बढ़ने लगता है, मेच्योर होने लगता है, उनकी लंबाई और भार में वृद्धि होती है तेजी से। लेकिन क्या है, लड़कियों के भार और भार में ज़्यादा तेजी से वृद्धि होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। यही वो अवस्था है जिसमें प्रजनन अंग विकसित होते हैं और लड़के और लड़कियों में विरोधी लिंग की ओर आकर्षण बढ़ता रहता है, यानी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होती है। यह अवस्था जीवन में तूफान की अवस्था कही जाती है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तो कौन सी अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को, क्योंकि इस अवस्था में लड़के व लड़कियों में यौन समस्या, नशा व अपराध की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जहाँ से बच्चा अपने करियर की तरफ जा रहा है या फिर एक नेगेटिव रास्ते पे चल रहा है, सही या गलत रास्ता जहाँ बच्चा चूज़ करता है, वो यही अवस्था होती है जहाँ बच्चे का भविष्य निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 20 वर्ष की आयु से लेकर, या दूसरे शब्दों में परिपक्वता ग्रहण करने के समय से लेकर मृत्यु को प्राप्त होने तक का काल है। वैसे ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, प्रौढ़ावस्था नहीं पूछी जाती है। बीएड या जेबीटी के एग्ज़ाम्स में, टीचिंग कोर्स के एग्ज़ाम में सिर्फ स्टार्टिंग की बाकी स्टेजेस ही पूछी जाती है, पर एक इसके बाद और भी आती है वृद्धावस्था, लेकिन उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। प्रौढ़ावस्था भी बहुत ही रेयर पूछी जाती है। किशोरावस्था तक ही क्वेश्चन जो होते हैं वो मेन रहते हैं। इसमें सिर्फ आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि 20 वर्ष की आयु से लेकर परिपक्वता ग्रहण करने के या परिपक्वता ग्रहण करने के समय से लेकर मृत्यु को प्राप्त होने तक का समय क्या कहलाता है, प्रौढ़ावस्था। यानी कि जो बच्चा मेच्योर हो गया है उसके बाद की जितनी जो बच गया वो काल उसका, उसके बाद वो जब तक रहे वो सारा काल क्या है, प्रौढ़ावस्था का है। नेक्स्ट है कंक्लूज़न। जो हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा, उसके डिफरेंसेस पढ़े, उसकी स्टेजेस पढ़ी, तो अब कंक्लूज़न क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक अवस्था में हर बालक के जीवन काल की आयु को हिसाब से ऊपर दिए गए तरीके से विभाजित किया जा सकता है। कि मतलब हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे की जो आयु है, जो उसके स्टेजेस है, उसको हम जिस स्टेजेस में हमने टाइम पीरियड जो बताया इसी तरह से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि क्या है, व्यक्तिगत भेदों की कोई सीमा नहीं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कौन बालक किस आयु में वृद्धि और विकास को किस तरह स्पर्श करेगा, इसके लिए कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये जो है पर्सन टू पर्सन वरी करता है। अंतर्वृद्धि एवं विकास की कोई विशेष अवस्था कितनी आयु व अवधि मानी जाए, इसमें काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। यानी क्या है कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो स्टेजेस हम डिवाइड कर रहे हैं या मनोवैज्ञानिकों ने जो डिवाइड की है उसमें काफ़ी मतभेद है। ये एक एवरेज जो दे दिया गया है कि इतने से इतने वर्ष तक का समय ये कहलाता है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ये इतना ही रहेगा, कि कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया तो वो मैच्योर हो जाएगा। ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel for more updates.